यश से रिश्वत लेने के बाद किरण ने अगले दिन आरव को वही बताया जो यश ने उससे कहा था। आरव ये न्यूज सुनकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि इसका अंदाजा उसे पहले से ही था। आरव यश के ऑफिस में जाकर उसके सामने बैठते हुए कहा, अब तुम्हें भी ये बात तो पता चली गई होगी कि किरण ने लैंड देने से मना कर दिया है। तो सुनो यश कि मैं एक फार्म शुरू करने वाला हूँ, अब करो तुम जो भी कर सकते हो। इतना कहकर वो यश के ऑफिस से निकल गया और बाहर आकर आरव ने रीना को कॉल किया। उसके पास अभी रीना ही एक ऐसी शख्स थी जिससे वो मदद की उम्मीद कर सकता था। हाँ सर, बताइए क्या करना है। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें कोई काम देने वाला हूँ? अगर कोई काम नहीं होता तो आप मुझे याद ही नहीं करते। आपका कॉल तभी आता है जब आपको मुझे कोई ऑर्डर देना होता है। ग्रेट, तुमने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। ठीक है, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हारे लिए पहला काम वही है कि तुम्हें 3 आइडेंटिकल कंपनीज के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। और दूसरी चीज, तुम्हें एक एग्रीकल्चर कंपनी सेटअप करनी है और उसमें एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट भी करनी है। ये बड़े लेवल पर होगा। आरव की बात सुनने के बाद रीना के मन में ढेरों सवाल आने लगे जिसे वो पूछना चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आया एक बार आरव ने उसे कहा था कि जितना जानने की जरूरत होगी आरव खुद उसे बता देगा और जो नहीं बताएगा उसकी जरूरत भी नहीं होगी। उसने अपने सवालों को मन में दबा लिया। ठीक है सर। जब ये तीनों कंपनी बन जाती तो उसका एक्चुअल प्लान वो अपने कजन्स नजरों से नहीं बचा पाता। तुम इस एग्रीकल्चर कंपनी की लीगल पर्सन रहोगी। मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ। तुम सारी प्रिपरेशन के साथ साथ इक्विपमेंट भी रेडी कर लो। मैं कुछ दिनों में तुम्हें इसका डिटेल प्लान शेयर करूंगा और जैसा उस प्लान में मेंशन होगा तुम सारी चीज वैसे ही अरेंज करती जाना। ठीक है सर। और कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये बात तुम्हारे अलावा किसी को भी पता ना चले। साथ ही फिनिक्स एंटरटेनमेंट कंपनी का कोई भी फंड या बिजनेस डीलिंग इस कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और जितने भी नए लोग हायर किए जाएंगे सबको एक नई कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट लेटर जाएगा। आरव पूरे महीने बेफिक्र होकर उस पूरे इलाके में घूमता रहा। बीच बीच में यश अपने आदमियों को आरव पर नजर रखने के लिए भेज देता था ताकि वो पता कर सके कि आरव का नेक्स्ट प्लान क्या है। लेकिन यश को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और इस वजह से वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। अब उसके पास अरविंद को कॉल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आरव क्या करने वाला है। वो कुछ दिनों पहले तक खेती शुरू करना चाहता था, लेकिन उसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से तो अप्रूवल नहीं मिली। अब वो आसपास के इलाके में बेवजह घूम रहा है। आपको क्या लगता है वो क्या सोच रहा है? यश बेटे, तुम्हें इस लड़के ने बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ बनाया? मतलब क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये है कि भले ही वो दिन भर घूमता रहता है, वो कुछ भी सीरियसली नहीं करता, लेकिन उसने अपने आदमियों को काम पर ऑलरेडी लगा दिया है। उसके आदमियों ने यहाँ कश्मीर में कई एकड़ जमीन खरीद ली है। क्या? इस न्यूज को सुनकर यश बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो मुझे बेवकूफ बना रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? उसने तो कहा था कि अंबानी फैमिली ने उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। यहाँ आने से पहले वो 3 सालों तक मनाली में रहा है। वहाँ पर उसने कम से कम 10 बिलियन की प्रॉपर्टी अपने नाम कर रखी थी। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो वो हमसे भी कहीं ज्यादा अमीर है और शायद ये बात उसकी फैमिली को भी पता थी, इसलिए उन्होंने फाइनेंशियली उसकी मदद नहीं की। यश को आरव के किसी भी मैटर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। आरव के पास इतना पैसा है ये सुनकर यश के होश उड़ गए थे। 10 बिलियन? मतलब वो अभी तक एक्टिंग कर रहा था। अगर उसके पास इतना पैसा था तो वो कश्मीर क्यों आया? मुझे तो ये भी पता चला है कि उसने मनाली में एक लड़की से शादी की थी और फिर उसे धोखा दे दिया और फिर अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करने के लिए अंबानी फैमिली वापस आ गया। उसके 10 बिलियन अंबानी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर किसे पावर और पैसे अच्छे नहीं लगते। वो यहाँ भी इसलिए आया है ताकि यहाँ पूरे कश्मीर रीजन पर अपनी अथॉरिटी जमा सके, वरना वो यहाँ पर इतने पैसे खर्च नहीं करता। अरविंद की एनालिसिस सुनने के बाद यश ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ दे मारा। मतलब मैंने इसको समझने में गलती कर दी। आपके एनालिसिस से ये तो साफ है कि वो यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा जमाना चाहता है। अंकल, अब हमें क्या करना चाहिए? हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। अब उसके पास कश्मीर में कई एकड़ प्रॉपर्टीज है। एक बार अगर उसने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया तो अनाज के दाम पर उसी का कंट्रोल होगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? आपके इतने रेवलेशंस के बाद अंकल मेरा दिमाग खाली हो गया है। अब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। आप प्लीज कोई तो रास्ता निकालिए।
यश का अपने ऊपर भरोसा देखकर अरविंद को अपने ऊपर प्राउड फील होने लगा। अभी तो कुछ नहीं सोचा है, लेकिन आज नहीं तो कल कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। वैसे भी आरव ने अपनी फैमिली के साथ 1 साल का एक एग्रीमेंट किया है कि वो 1 साल के अंदर कश्मीर रीजन का इनकम बाकी सारी रीजन के टोटल के हाफ जितना तो कर ही देगा। और इतना प्रॉफिट अर्न करना, वो भी खेती करके, पॉसिबल नहीं है। अरविंद के दिमाग में ऑलरेडी एक आइडिया आ चुका था, लेकिन अभी वो इस बारे में यश को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने कॉल कट कर दिया और सिगार का एक कश लिया। अगर कुछ ना हुआ तो ना सही, जब उसकी फसल पक जाएगी तो बस एक चिंगारी की देर और उसकी सारी मेहनत में आग लग जाएगी। ये आइडिया बहुत रिस्की था और इस वजह से अरविंद इस बारे में किसी से कुछ भी कहकर खतरा नहीं उठाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद रीना अपने कुछ सबॉर्डिनेट्स के साथ कश्मीर आई। वो एक लग्जरी होटल में रुकी थी। जैसे ही उसने आरव को देखा वो बहुत खुश हो गई। सर, इतने टाइम बाद आपको देखकर अच्छा लग रहा है। आपको बहुत मिस किया मैंने। ऐसा भी नहीं है, इनफैक्ट तुम तो बहुत खुश होंगी कि मेरे ना रहने पर तुम्हें वहाँ सबके सामने बॉस बनने का मौका जो मिल गया होगा, राइट? रीना हंसने लगी। वो आरव के पीछे गई और उसके कंधे को दबाने लगी। सर, मैं दूसरों के सामने रौब झाड़ सकती हूँ, आपके सामने नहीं। आपकी हर बात मेरे लिए एक कमांड है। ठीक है, अब मक्खन लगाना बंद करो और बताओ वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है? जैसे कि आपने बताया था, मैंने कुछ लोगों को हायर कर लिया है, जो लोग यहाँ पर अलग अलग जगह पर लाखों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड और इंडस्ट्रियल लैंड खरीदेंगे। सारा सामान भी रेडी हो गया है। इसमें टोटल 300 करोड़ के आसपास का खर्चा आ रहा है। लैंड और मजदूर का खर्चा कश्मीर में कम है, लेकिन यहाँ उनकी वर्क क्वालिटी और वर्क एफिशिएंसी भी थोड़ी लो क्वालिटी की है। इस वजह से मैनेजर्स लेवल के लोग बाहर से ही आए तो बेटर रहेगा। आरव इस एग्रीकल्चर कंपनी को सिर्फ अंबानी फैमिली के लोगों को गुमराह करने के लिए बना रहा था। इस काम के लिए रीना ने स्पेशली एक टीम बनाई थी जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, लेकिन उसे जल्दी वापस मनाली भी जाना था ताकि वो कंपनी को संभाल सके। सर, आप ये अचानक से एग्रीकल्चर फील्ड में क्यों एंट्री लेना चाहते हैं? ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इसका प्रॉफिट बहुत लो लग रहा है। मजदूर का खर्चा, मशीनरी का खर्चा, फर्टिलाइजर और भी बहुत सारे एक्सपेंस होंगे। वहीं उधर अभी हमारी कंपनी ने बहुत अच्छी मूवीज और एनिमेशन वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, जिसकी काफी डिमांड भी है। उसमें भी काफी खर्चा ऑलरेडी लग ही रहा है। आरव के पास फाइनेंशियल सोर्स के नाम पर सिर्फ फिनिक्स एंटरटेनमेंट कंपनी ही थी और लगातार पैसा आते रहे। इसके लिए जरूरी था कि फिनिक्स एंटरटेनमेंट का काम बिना रुकावट चलता रहे। अभी हमारी कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल होगा? यही कोई 300 करोड़ से कम। इतना कम? आरव के माथे पर बल पड़ गए। वो कुछ देर तक सोचता रहा। ठीक है, तुम मुझे और 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो, मुझे कुछ और काम निपटाना है। ये सुनकर रीना के चेहरे की स्माइल कम हो गई। 200 करोड़? आप क्या करने वाले हैं? मुझे कुछ प्लेन्स खरीदने हैं। प्लेन खरीदना है? रीना बहुत कंफ्यूज लग रही थी। उसे आरव के कश्मीर के इलाके में टूरिज्म सर्विसेज स्टार्ट करना और लग्जरी होटल बनवाने के प्लान्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। कहीं आप प्राइवेट जेट खरीदने की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं पैसेंजर प्लेन्स खरीदने की बात कर रहा हूँ। दिवाकर यहाँ क्या करने वाला है? रीना ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। आरव की नजरें उसके चेहरे पर थी। आरव उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। दिवाकर रीना का एक ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट था। कायदे से उसे अपने सारे काम की जानकारी रीना को देनी थी। दिवाकर ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? रीना ने ऑकवर्डली स्माइल किया। उसने मुझे कॉल किया था, तब वो आपके और कियारा अग्रवाल के बारे में पूछ रहा था। उसने और कुछ तो नहीं बताया। ठीक है, मैं बताता हूँ। वो कियारा के साथ यहाँ के जितने भी लोकल होटल हैं उनको एक्वायर करने में उसकी मदद कर रहा है। एक्विजिशन प्रोसेस थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। मैंने तुम्हें ट्रैवल कंपनी सेटअप करने के लिए कहा है। वो इन्हीं लग्जरी होटल के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा और अगर हम प्राइवेट प्लेन अरेंज कर देते हैं तो उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाएगा और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट डायरेक्टली आना चाहेंगे। वरना अगर हम मनाली से यहाँ आना भी चाहें तो उसका कॉस्ट काफ़ी पड़ सकता है। अब जाकर रीना को समझ में आया था कि आरव का प्लान क्या था। मतलब आप टूरिज्म सेक्टर में बिजनेस डेवलप करने का सोच रहे हैं? नहीं, मैं टूरिज्म सेक्टर में
पूरी तरह से अपना कंट्रोल चाहता हूँ। रीना आरव की बात सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि ये बस एक छोटी सी जगह थी, पूरी कंट्री नहीं। अभी हर जगह बिजनेस सेक्टर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। हम अपने बिजनेस को डायरेक्टली मनाली से कश्मीर लिंक कर देंगे। इस रूट में हमारा ही दबदबा होना चाहिए। वाह सर, ये बहुत अच्छा प्लान है। तो सर, हम अपना सारा पैसा टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? ये तो मतलब हाई रिटर्न और क्विक रिजल्ट देने वाला बिजनेस है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से बेटर है। आरव के फेस पर डार्क एक्सप्रेशंस आ गए। हम अपना सारा फंड एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि कब हमारे ऊपर कौन अटैक करते और हमारा बिजनेस तबाह हो जाए। रीना को लगा आरव अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात कर रहा है। उसे नहीं पता था कि आरव सबसे ज्यादा अपने कजन्स को लेकर परेशान था। अगर कुश या विहान को आरव के किसी भी प्लान के बारे में पता चल जाता तो उनके पास इतनी ताकत थी कि वो आरव को बर्बाद कर सकते थे। ठीक है, जब तुम वापस आना तो सफिशिएंट फंड्स का अरेंजमेंट कर देना। मैं प्लेन सेलर से बात करूंगा और तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने के लिए बताऊंगा। ठीक है सर। और एक बात, तुम फिनिक्स लाइव स्ट्रीम की टॉप 10 एंकर्स को तैयार करो। उन्हें जल्दी कश्मीर आना पड़ सकता है। हमें इस मैटर को सीक्रेट रखना है, इसलिए तुम उन्हें कहना कि उनके घूमने के लिए कंपनी उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज रही है। सर, आप करण के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं क्या? करण आहूजा, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसको इतनी अहमियत दूँ। खैर, उसके पीछे जो लोग हैं वो मेरा टारगेट है। एक बार मेरा टूरिज्म वाला प्लान चल जाए तो करण क्या, उसके पीछे जो भी लोग हैं उनको फौरन निकाल दूंगा। अभी फिनिक्स लाइव स्ट्रीम कंपनी अंबानी फैमिली के पैसे से कंट्रोल हो रही थी और आरव जल्द से जल्द उसे वापस अपने कब्जे में करना चाहता था। काम के बारे में बात करने के बाद आरव के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिखाई देने लगी। अदिति ठीक है? रीना के चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। सर डोंट वरी, अदिति अब ठीक है। अब वो अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए भी हर हफ्ते जा रही है। राकेश जी और बीना जी भी उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। बाय द वे, मैंने उसकी कुछ फोटोज ली हैं। रीना ने अपना फोन निकाल लिया और उसे ऑन कर आरव की तरफ बढ़ा दिया। अदिति का बेबी बम्प अब अच्छे से दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही आरव की आंखें चमक उठी। अदिति इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? आपके जाने के बाद वो इतनी ही मुरझा गई थी। मैंने ये फोटोज 1 महीने पहले लिया था। तब मैंने कुछ सप्लीमेंट्स और मेडिसिन अदिति के लिए भिजवाए थे। अदिति अब बेटर हो गई है। ठीक है, वापस जाकर तुम खुद ट्राई करना कि उसका अच्छे से ख्याल रखा जा सके। सर, आप वापस मनाली नहीं जा रहे? आरव ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। आरव और क्यारा के बीच जो भी हुआ, उसके बाद आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सारी चीजों को कैसे सही करे। अगर मैं वापस गया भी तो शायद वो मुझे माफ नहीं करेगी। और फिर मेरा 1 साल का एग्रीमेंट, अब सबकी नजर सीधे मुझ पर है। अगर मैं वहां गया तो अदिति के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता हूँ। कश्मीर रीजन में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बाद ही मैं अदिति को इन सब से बचा पाऊंगा, और तभी मेरा और अदिति का सामने आना हमारे लिए अच्छा है। तभी आरव को याद आया उस रात किसी ने उस पर पीछे से वार किया था। तब जाकर वो बेहोश हो गया था। आरव को उस मैटर को लेकर इन्वेस्टिगेट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि किसी ने उस अटैकर को उस पर अटैक करने के लिए भेजा था, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट था। तभी आरव को बिना महसूस कराए वो उसके इतने पास आ गया था। मुझे उस मास्टरमाइंड के बारे में पता लगाना होगा जिसकी वजह से क्यारा की रेपुटेशन खराब हुई और मुझे अदिति से अलग होना पड़ा। अगली सुबह रीना फ्लाइट से वापस मनाली आ गई। रीना ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आरव के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। इधर आरव ने कुछ एयरलाइंस के पास कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ एयरलाइंस डायरेक्टली अंबानी फैमिली से जुड़ी हुई थी, जिनको आरव भी पर्सनली जानता था। नहीं, मैं इनके पास नहीं जा सकता, वरना फैमिली को इसके बारे में पता चल जाएगा। आरव ने सोच समझकर टॉप 3 एयरलाइंस को सेलेक्ट किया था, जहां से शायद उसे अच्छा डिस्काउंट मिल सकता था। इनसे कांटेक्ट किया तो इस बात की खबर पूरे परिवार को लग जाएगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं जा सकता। इस लिस्ट को साइड कर आरव ने बाकी के 7 एयरलाइंस जो महंगे हो सकते थे उनकी लिस्ट बनाई। उसने ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन चेक की और एक इंडियन बेस्ड एयरलाइन स्टार एयरवेज चूज किया और वहां कॉल किया। दूसरी तरफ से आरव को एक जेंटल और प्लीजेंट वॉइस सुनाई दी। हेलो, मैं स्टार एयरवेज से ऐश्वर्या बात कर रही हूँ।
मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मुझे आपकी कंपनी से कुछ प्लेन्स ऑर्डर करने हैं। ठीक है सर, आपका नाम क्या है और आप किस पर्पज से प्लेन खरीदना चाहते हैं? मेरा नाम आरव अंबानी है। मुझे एक पैसेंजर प्लेन मॉडल C191 खरीदना है। मैं एक इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। वो प्लेन कुछ डेडिकेटेड रूट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। दूसरी तरफ की लेडी कुछ देर के लिए चुप हो गई। ये पहली बार था जब उसे इस तरह का कोई ऑर्डर मिलने वाला था, क्योंकि ज्यादातर पैसेंजर प्लेन्स कोई बहुत बड़ी एजेंसी या कंपनी ही खरीदती थी। सर आपकी कंपनी का नाम क्या है? वो मैंने अभी तक नहीं सोचा है। दूसरी तरफ से लेडी ऑलमोस्ट हंसने लगी। उसे लगा आरव मजाक कर रहा है। मिस्टर अंबानी, क्या आप इंडिया से हैं? क्या आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है? ये इन्फॉर्मेशन के बिना हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मुझे बस कुछ प्लेन्स खरीदने हैं। अब इसके लिए भी मुझे हर डिटेल फिल करते रहनी होगी। आप अपने मैनेजर से बात करवाइए, मैं डायरेक्टली उनसे बात करूंगा। आई एम सॉरी, हमारे मैनेजर अभी बिजी हैं। वो आपका कॉल अटेंड नहीं कर सकते। मुझे आपका कॉल अभी रखना होगा क्योंकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं हैं। ये कहते हुए लेडी ने कॉल कट कर दिया और मुस्कुराते हुए इमीडिएटली अपने दूसरे कलीग के पास चली गई। तुम्हें पता है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक स्कैमर का कॉल आया था। उसे अपनी कंपनी का नाम भी नहीं पता था और वो कुछ प्लेन्स खरीदने की बात कर रहा था। आजकल स्कैमर्स की बाढ़ आ गई है ऐश्वर्या। अब देखो, वो यहाँ पर भी कॉल्स करने लगे हैं। वो दोनों लेडीज वापस से काम पर लग गई। तभी दोबारा से ऐश्वर्या का फोन रिंग हुआ। हेलो, मैं स्टार एयरवेज से। ऐश्वर्या अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी, उसके पहले ही आरव ने गुस्से से कहा, आपने मेरा कॉल कट क्यों किया? क्या आपकी कंपनी ऐसे काम करती है? ऐश्वर्या ने जल्दी से अपना फोन कवर कर लिया और अपने पास बैठे मैनेजर की तरफ मुड़ गई। सर, अब फिर से उसे स्कैमर ने कॉल किया है। ये कहते हुए ऐश्वर्या ने वो फोन अपने मैनेजर की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, मैं स्टार एयरवेज का सेल्स मैनेजर बात कर रहा हूँ। मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? फोन की दूसरी तरफ कोई नया आदमी है, ये जानकर आरव का टोन चेंज हो गया। आप मैनेजर हैं? मैं आपसे ही बात करना चाहता था। मुझे कुछ प्लेन्स ऑर्डर करने हैं, लेकिन आपके रिसेप्शनिस्ट ने कॉल कट कर दिया। आई एम सो सॉरी सर। एक्चुअली आप अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। इस वजह से मेरी टीम मेंबर को लगा कि आप प्लेन खरीदने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं एक अनक्वालिफाइड पर्सन हूँ? जब आप अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट डिटेल्स देंगे तो मेरे डिपॉजिट के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। आरव की बात सुनकर मैनेजर बिल्कुल शॉक्ड हो गया। मतलब ये स्कैमर नहीं है, ये तो एक पोटेंशियल क्लाइंट है। अब क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और क्या आप इंडिया में हैं क्या? आप चाहें तो हम सामने बैठकर बातें कर सकते हैं। मेरा नाम आरव अंबानी है। आई होप कि मुझे तीसरी बार अपना नाम बताना ना पड़े। मैं अब्रॉड में हूँ और अभी नहीं मिल सकता, लेकिन आप चाहें तो हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, या आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मुझे सेंड कर दीजिए। मैं साइन करने के बाद पैसे आपको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दूंगा। आरव की बात सुनकर अब मैनेजर और भी ज्यादा श्योर हो गया कि आरव सच में प्लेन खरीदना चाहता है। ओके सर, आपको कितने प्लेन्स लेने हैं? आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, फिर हम वीडियो कॉल पर बात कर लेंगे। अभी के लिए मुझे 5 प्लेन्स बुक करने हैं। अगर ये डील सही रही तो मैं आगे और 10 प्लेन्स खरीदूंगा। 15 पैसेंजर प्लेन्स एक बहुत बड़ी डील थी और इसका कमीशन भी लाखों करोड़ों में आता। ये सोचते ही मैनेजर खुश हो गया। ठीक है मिस्टर अंबानी, मैं अपने बॉस से इस बारे में बात करता हूँ। क्या मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? एक्चुअली मैं लैंडलाइन से बात कर रहा हूँ, इसलिए आपका फोन नंबर नहीं देख सकता। आरव ने मैनेजर को अपना फोन नंबर दे दिया। क्या आधे घंटे बाद हम वीडियो कॉल पर कनेक्ट करें? नो प्रॉब्लम। ओके, गुड बाय सर। कॉल कट करने के बाद मैनेजर के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। वो झूठे गुस्से के साथ ऐश्वर्या की तरफ मुड़ा, जो नर्वसली उसे देख रही थी। ऐश्वर्या, तुमने इतने पोटेंशियल क्लाइंट से मिसबिहेव किया। तुम उसे स्कैमर समझ रही थी। तुम्हारी वजह से आज कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाता। तुम्हें आइडिया भी है, अगर ये बात बॉस को पता चल गई तो वो तुम्हें अभी के अभी जॉब से निकाल देंगे। आई एम सॉरी सर, वो अपना नाम नहीं बता रहा था, इसलिए मुझे उस पर शक हुआ। आप प्लीज अपर मैनेजमेंट से ये बात किसी को मत बताइएगा। मैनेजर ने नाखुश होकर हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। आज मैं था तो तुम बच गई, आगे से ऐसा कुछ हुआ तो हर बार तुम बच नहीं पाओगी। मैनेजर मुड़ा। अब उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट थी। वो जनरल मैनेजर के ऑफिस आ गया। उसके जाने के बाद ऐश्वर्या के पास उसकी कलीग आ गई।
ऐश्वर्या, आज तुम्हें बड़ा लॉस हुआ है। अगर वो इतना पोटेंशियल कस्टमर है तो उसका कमीशन भी कितना अच्छा होगा। तुमने अपने हाथ से करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं। उनकी कंपनी पोटेंशियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रमोशंस करती थी, लेकिन पूरे साल भर में भी उनको इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिल पाता था। और अब जब इतना बड़ा ऑर्डर खुद चलकर उसके पास आया था तो ऐश्वर्या ने उसे अपने हाथों से गंवा दिया। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और रोने लगी। दूसरी तरफ सेल्स मैनेजर जनरल मैनेजर के केबिन में आकर उसने सारी बात बताई। जनरल मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो गया। इमीडिएटली सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ। कुछ देर में उनकी मीटिंग हुई और सब ने आरब के बारे में डिस्कस किया और फिर वो आरब के साथ वीडियो कॉल पर आ गए। मिस्टर अंबानी, ये हमारे जनरल मैनेजर हैं और मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, जिसने अभी कुछ देर पहले आपसे बात की थी। जनरल मैनेजर ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर आरब को हाय कहा। हेलो मिस्टर अंबानी, नाइस टू मीट यू। हमने आपके ऑर्डर को लेकर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो क्या हम सीधे पॉइंट पर आ सकते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली मुझे C191 पैसेंजर प्लेन परचेज करना है। आप मुझे डायरेक्टली उसका रिजर्व प्राइस बताइए। दोनों मैनेजर्स ने एक दूसरे को देखा। मिस्टर अंबानी, शायद आपको इस मॉडल के बारे में काफी कुछ पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ज्यादातर इक्विपमेंट लोकल नहीं मिलते। हमें इसे अब्रॉड से इंपोर्ट करना होता है, इसलिए महंगा होता है, लेकिन फिर भी हम इसका अच्छा प्राइस लगा देंगे। इस एक प्लेन का प्राइस 50 करोड़ रुपए है। आरब के चेहरे की स्माइल कम हो गई। ये एक अच्छी डील थी, लेकिन इतने पैसों में वो सिर्फ 5 प्लेन्स ही खरीद सकता था। आई होप कि आपका लोएस्ट डिस्काउंट नहीं है। जितना मुझे पता है, इस पैसेंजर प्लेन की कीमत 35 करोड़ तक आती है। हम चाहें तो इसकी कीमत 40 करोड़ तक लगा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो आरब और एक प्लेन खरीद सकता था। मिस्टर अंबानी, आपका ऑफर तो बहुत कम है। आपने डायरेक्टली 10 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। आई नो कि मेरा ऑफर थोड़ा लो है, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आपने इतना डिस्काउंट दिया तो हमारी कंपनी आपकी एयरलाइंस के साथ आगे मिलकर काम करेगी। हमारे पायलट्स और अटेंडेंट्स भी आपकी कंपनी के असाइन किए हुए लोग होंगे। इसके बाद मैं और 10 प्लेन्स ऑर्डर करूंगा। साथ ही इन प्लेन्स का मेंटेनेंस भी आपकी कंपनी हैंडल करेगी, जिसका खर्च भी कम नहीं होता। हम एक दूसरे की ऐसे ही मदद करेंगे और एक बार मेरा काम शुरू हो जाएगा तो लगातार मैं आपके यहाँ से ही प्लेन्स ऑर्डर करता जाऊंगा। आरब ने एक बार में ही अपनी पूरी बात कह दी। दोनों मैनेजर्स हिचकिचाते हुए आरब को देख रहे थे। उन्होंने ऑलरेडी लोएस्ट प्राइस को लेकर डिस्कशन कर लिया था और आरब के बताए प्राइस में और उनके डिस्कस किए प्राइस में अभी भी बहुत गैप था। आपके मन में जो भी है आप मुझे डायरेक्टली कहिए। अगर आपको मेरा ऑफर पसंद नहीं है तो मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा। कुछ देर तक सोचने के बाद जनरल मैनेजर ने अपना हाथ टेबल पर रख दिया। मिस्टर अंबानी, क्यों ना हम दोनों अपना एक एक कदम पीछे खींच लें? वो कैसे? मैं और 5 करोड़ का डिस्काउंट आपको हर प्लेन के ऊपर दे दूंगा, जिससे आपको 45 करोड़ में एक प्लेन मिल जाएगा और साथ ही आपके प्लेन का रिपेयर और मेंटेनेंस फी 2 साल के लिए हमारी कंपनी देखेगी। अगर आप सेकंड बैच जो 10 प्लेन का होगा वो बुक करेंगे तो मैं इसकी कीमत 10 करोड़ तक कम कर दूंगा। अगर आपको अब भी हमारा ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा है तो आप किसी और एयरलाइन से बात कर सकते हैं। आरब सीक्रेटली मैनेजर की तारीफ कर रहा था, क्योंकि आरब अगली बार और प्लेन्स लेता है या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए ये ऑफर देकर मैनेजर ने अपने रिस्क को कम कर लिया था। आरब ने तो अपना मन पहले से बना लिया था, अगर वो उसे ये ऑफर नहीं भी देते तो भी वो ये डील करने वाला था। ठीक है, मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसा आप कह रहे हैं ये ऑफर मुझे मंजूर है। बाय द वे, आपकी कंपनी के पास अभी कोई रेडीमेड मॉडल अवेलेबल है? सर, एक्चुअली मॉडल तो है लेकिन वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है। लेकिन अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं तो मैं वो आपको अलॉट कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेज दीजिए। वो पढ़ने के बाद मैं उसे साइन कर दूंगा और आपको पैसे भेज दूंगा। मिस्टर अंबानी, कॉन्ट्रैक्ट में किसका नाम होगा? आपकी कंपनी का नाम या आपका? वैसे आपकी कंपनी का नाम क्या है? ये प्लेन आरब की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी तो कॉन्ट्रैक्ट में उसका नाम होना चाहिए था, लेकिन वो अपना नाम देकर फैमिली की नजरों में आ जाता। कंपनी का नाम रखिए रंग महल हॉलीडे डाल दीजिए। इसके लिए थोड़ी देर बाद मेरा कोई आदमी आपसे कांटेक्ट कर लेगा। मिस्टर अंबानी, अगर आप एडवांस के तौर पर 20% पे कर दें तो बेटर होता। ठीक है, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर बताइए, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ। आरब ने 5 मिनट के अंदर ही उन्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलने के बाद दूसरी तरफ की पार्टी अब रिलैक्स्ड हो गई थी। वीडियो कॉल रखने के बाद आरब भी अब रिलैक्स फील कर रहा था। प्लेन्स बुक हो गई थी। होटल का एक्विजिशन प्रोसेस भी कंप्लीट होने को आया था।
अब बारी थी प्रमोशन स्टेज की। तभी आरब का फोन बजने लगा। ये आरब के डैड का कॉल था। हेलो डैड। तुम कैसे हो आरव? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। सब ठीक है। अचानक ही अमीश जी का टोन बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे सुनने में आया कि तुम दिन रात बस खाने पीने और एंजॉय करने में अपना पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो। बिजनेस डेवलप करने में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पेरेंट्स बच्चों से मीलों दूर हो, लेकिन उन्हें हमेशा अपने बच्चों की फिक्र होती है। कुछ ऐसा ही हाल अमीश जी का भी था। वो लगातार आरब पर नजर रखे हुए थे। वो आरब की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो डायरेक्टली ये काम नहीं कर सकते थे। मुझे पता है कि वहाँ के हमारे रिलेटिव से डील करना आसान नहीं है। वो तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लो। डैड, आपने मुझे बचपन से देखा है ना, क्या मैंने आज से पहले कभी इतनी आसानी से हार मानी है? डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी काफी कुछ प्लान कर रखा है। मैं सब संभाल लूंगा। तुमने प्लान कर रखा है, तुम संभाल लोगे? कहीं तुम उस लाखों एकड़ के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो ना, जो तुमने खेती करने के लिए खरीदी है? लगता है 3 साल मनाली में रहने के बाद तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। तुम खेती करके कितना कमा लोगे? 1 साल में तुम्हें कश्मीर रीजन का इनकम बढ़ाना है, और इस तरह से तो तुम अगले 30 सालों में भी अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाओगे। आरब ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर वो चुप हो गया। पहले वो अमीश जी को अपने प्लान्स के बारे में बताना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे इतनी जल्दी उसे अपने प्लान के बारे में किसी से भी नहीं कहना चाहिए। डैड, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। ये सब करने की वजह है मेरे पास। आरब की बात सुनकर अमीश जी ने टॉपिक चेंज कर दिया। ठीक है, मैं बिजनेस को साइड में रखता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि बंसल फैमिली की लड़की से तुमने कांटेक्ट किया? वो मैं आरब इस रिश्ते के लिए शुरू से ही राजी नहीं था, और यहाँ आने के बाद वो अरविंद और यश को हैंडल करने में लगा हुआ था, इसलिए वो तृप्ति के बारे में बिल्कुल भूल गया था। नहीं। ये सुनते ही अमीश जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे पता है कि तुम इस मैटर में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें कश्मीर रीजन पर अपना कब्जा जमाना है तो तुम्हें बंसल फैमिली का सपोर्ट चाहिए होगा। पूरे परिवार की नजर तुम पर है, इसलिए मैं तुम्हारी डायरेक्टली कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें खुद इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। डैड, मैं समझ गया। क्या समझ गए हो तुम? कहीं तृप्ति तुम्हें लेकर कुछ गलत ना सोचने लगे। तुम कल वापस यहाँ आ जाओ और उससे मिलो, वरना मैं खुद वहाँ आऊंगा और तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। आरब के चेहरे की स्माइल कड़वी हो गई। उसके पास ना कहने का ऑप्शन नहीं था। ठीक है डैड, मैं कल वापस आ जाऊंगा। अमीश जी से बात करने के बाद वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और सारी चीजों को बस सोचता रहा। उसकी नई कंपनी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो चुकी थी और अब उनका ऑपरेशन शुरू होने वाला था। आरब ने क्यारा को कॉल लगाया। क्यारा, तुम अभी कहाँ हो? मैं जम्मू के आखिरी टाउन में हूँ। मैंने यहाँ की बेस्ट लग्जरी होटल एक्वायर कर ली है और कल आपसे मिलने आ रही हूँ। हम मिलकर आगे का प्लान डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। अब हमने इतने होटल्स एक्वायर कर लिए हैं, तो हमें अपने बिजनेस का नाम भी रखना होगा। तुम्हारे पास कुछ अच्छा सजेशन है? क्यारा चुप हो गई। ये पहली बार था जब वो एक्टिंग और फिल्म को छोड़कर बिजनेस में इन्वॉल्व हुई थी। उसने पर्सनली इन लग्जरी होटल्स को एक्वायर किया था और उसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे। ये होटल उसके बच्चों की तरह था। हम इसका नाम धरा रख सकते हैं? आरब हिचकिचाने लगा। उसे होटल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस कोई इजी नाम चाहिए था जो लोगों की जुबान पर आ जाए। और फिर उसे डर था कि जब वो अदिति से मिलेगा तो उसे कहीं ये न लगे कि ये धारा नाम किसी लड़की के नाम पर रखा गया है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत सिंपल नाम है? कोई दूसरा नाम बताओ। हम इसका नाम मिस्टी माउंटेन रख सकते हैं। इसमें मनाली और कश्मीर दोनों जगह का टच भी मिल जाएगा और ये नाम क्रिएटिव भी है। आरब इस नाम से भी ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन उसे ये नाम बुरा भी नहीं लगा। ठीक है, इसका नाम मिस्टी माउंटेन रखते हैं। क्यारा कोई ऐसा नाम रखना चाहती थी जो उसकी और आरब के रिलेशनशिप को और गहरा बनाए, लेकिन वो ये बात ओपनली नहीं कह पा रही थी। आरव, आप अभी भी वही जम्मू के उस लग्जरी होटल में हैं? अगर हाँ तो मैं कल आपसे मिलने आ रही हूँ। हम कल नहीं मिल सकते। मुझे कल एक इम्पोर्टेंट काम से अलीबाग जाना है। वहाँ से वापस आते हुए मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। अमीश जी का कॉल आने के बाद आरब को अलीबाग जाना ही था, वरना अगर अमीश अपने प्राइवेट जेट से यहाँ आ जाते तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। और फिर वो तृप्ति से मिलकर मैरिज को लेकर उसके आगे के प्लान के बारे में जानना चाहता था। आरब वहाँ नहीं रहेगा ये सुनकर क्यारा उदास हो गई। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ ही आ जाती हूँ। इस तरह हम काम की बात भी कर लेंगे और हमारा घूमना भी हो जाएगा।